हेलो एंड नमस्कार। वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है रणधीर एजुकेशन में। आज के इस लेक्चर में हम 16 सितंबर से 29 सितंबर 2024 तक का करंट अफेयर कवर करेंगे। अब जानते हैं कि हमारा ये करंट अफेयर जो कि वीकली करंट अफेयर का एक सीरीज है, हर संडे में आपको प्राप्त होता है, लेकिन पिछले संडे में किन्हीं कारणवश हम इसको प्रोवाइड नहीं करवा पाए हैं। उसके लिए माफी चाहते हैं और आप सबको आपके धैर्य के लिए और सहयोग करने के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं। इसीलिए चूंकि पिछले संडे हम इसको कवर नहीं कर पाए थे, इसीलिए हमने पिछले संडे का भी यहां पर करंट अफेयर लिया है, यानी तकरीबन 15 दिन का करंट अफेयर यहां पर कंप्लीट करवाने वाले हैं, जो कि आपको एकदम कंटिन्यूअस रखेगा, करंट अफेयर में अप टू डेट रहेगा। अब जानते हैं कि इस जो करंट अफेयर है इसका महत्व सभी एग्जाम्स में है, चाहे वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, जैसा कि हमने यहां पर मेंशन भी कर रखा है। तो आप यदि हमें पिछले काफी समय से फॉलो कर रहे हैं और करंट अफेयर आपका अप टू डेट चल रहा है, तो आप यकीन मानिए कि करंट अफेयर में लगभग 90 से 95% प्रश्न यहां से देखने को आपको मिल जाएंगे। इस लेक्चर के लास्ट में चल करके हम आपको इसका हिंदी और अंग्रेजी में दोनों माध्यम में हम आपको इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड कराएंगे, और यह पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उस पर क्लिक करके डायरेक्ट उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और उस पर जुड़ने का फायदा यह भी होगा कि वहां पर डेली करंट अफेयर आपको क्विज फॉर्म में मिलती रहेगी, और साथ में कोई भी अन्य इंपॉर्टेंट पीडीएफ या इंफॉर्मेशन भी वहां पर हम अपडेट करते रहते हैं। उसके साथ में जरूर जुड़िएगा। और चलिए शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर और जानते हैं कि पिछले 15 दिनों में क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। उससे पहले, शुरू करने से पहले हम आपसे क्वेश्चन ऑफ द वीक पूछेंगे। अगर आप हमें रेगुलर फॉलो करते आए हैं तो इसका आंसर बहुत आसानी से आप कर पाएंगे। प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश पूर्ण सदस्य के रूप में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA में शामिल होने वाला देश, जो कि 101वां देश बन गया है। आपको प्रश्न का आंसर करना है। जो भी आपको लगता है कि आपका इसमें से ऑप्शन A, B, C, D इनमें से जो भी आपको आंसर लगता है, कमेंट जरूर करिएगा, लिखिएगा क्वेश्चन ऑफ द वीक, और ऑप्शन जो भी आपको लगता है वो ऑप्शन जरूर टाइप करके इसको भेजें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं और पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है? अंडमान और निकोबार के केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या रखा गया है? देखिए, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम में, क्योंकि यहां पर प्रश्न इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कैपिटल जो है उसका ही नाम बदल दिया गया है। तो यहां पर प्रश्न जो पूछा गया है, इसके ऑप्शंस भी आपको सामने देख रहे हैं। श्री विजयपुरम यहां पर हमारा राइट आंसर होगा। अभी आपको लोकेशन भी दिखाएंगे कि जो अंडमान निकोबार है, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है, भारत का ही हिस्सा है, और इसमें इसका जो राजधानी है, जिसको हम पोर्ट ब्लेयर के नाम से जानते थे, इसका नाम बदलकर अब श्री विजयपुरम कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है। ये आप जो देख रहे हैं ये इंडिया का मैप है, और वे ऑफ बंगाल में ये भारत का हिस्सा, ये हमारा जो हिस्सा है, इसे हम अंडमान निकोबार कहते हैं। वैसे आप जानते होंगे कि यहां पर सबसे आखिरी पॉइंट जो है उसे हम इंदिरा कॉल कहते हैं, और यहां पर सबसे आखिरी पॉइंट जो है उसे हम इंदिरा पॉइंट कहते हैं। ये भी प्रश्न फैक्ट में अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। हमारी इस पूरी भूमि का जो लास्ट पॉइंट है, जो कि यहां पर है, उसे हम कन्याकुमारी कहते हैं, लेकिन भारत का दक्षिणतम बिंदु जो है उसे हम कहते हैं इंदिरा पॉइंट, जो कि हमारा अंडमान निकोबार के सबसे दक्षिणतम पॉइंट में पड़ता है। अगर इसके भाग देखें तो 3 भाग हैं हमारे। वो आप देख रहे हैं कि नॉर्थ अंडमान है, मिडिल अंडमान है और साउथ अंडमान है। ये आपका नॉर्थ है, ये मिडिल है और ये साउथ है। तो यहां पर 3 पार्ट्स हमारे इस अंडमान निकोबार के हैं। एक बार अंडमान निकोबार में ये बातें भी आपको याद रखनी होंगी कि ये देखिएगा, ये कैपिटल है जो कि पोर्ट ब्लेयर, यहां पर ये पॉइंट बना हुआ है, यहां पर ये वाला, और इसी का नाम बदला गया है। नाम क्या रखा गया है? श्री विजयपुरम। विजयपुरम यहां पर अब नया नाम हो गया है। इसके अलावा भी आपको कुछ आइलैंड्स के नाम भी याद रखने होंगे। रॉस आइलैंड, उसका नाम बदलकर अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड कर दिया गया है। हैवलॉक, जो कि इसके जस्ट ऊपर अगर आप देखें तो नील आइलैंड है, ये वाला नॉर्थ में, यहां पर इसका नाम बदलकर किया गया है शहीद द्वीप, और हैवलॉक आइलैंड का नाम बदलकर स्वराज द्वीप कर दिया गया है। तो क्रमानुसार यदि देखें
तो पोर्ट ब्लेयर सबसे दक्षिण में पड़ता है, जो कि नाम चेंज हुए हैं, और उसके ऊपर नॉर्थ में रॉस आइलैंड, जिसका नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नील आइलैंड, जिसका नाम बदलकर शहीद द्वीप, और इसके भी नॉर्थ में है हैवलॉक आइलैंड, जिसका नाम बदलकर अब स्वराज द्वीप कर दिया गया है। यहां से इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं, याद रखिएगा इस प्रश्न को। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ओजोन, आप जानते हैं ओजोन जो होती है वो समताप मंडल में, जिसको हम स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं, वायुमंडल की परतों में से सेकंड नंबर की परत होती है। और ये ओजोन जो लेयर है, यही हमारी पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहलाती है। सुरक्षा कवच क्यों कहलाती है? क्योंकि ये हमारी जो यूवी रेज होती हैं, सूर्य के प्रकाश में जो यूवी रेज हैं, ये जंतुओं को नुकसान पहुंचाती हैं, और इसी को फिल्टर करने का काम ओजोन करती है। और ओजोन की मोटाई जो है वो डॉप्सन में नापी जाती है। ये सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और अक्सर एग्जाम में रिपीट भी होते हैं। डॉप्सन में इसकी मोटाई को नापते हैं, और यह इसमें अब कहें कि पतली होती जा रही है, इसको कहते हैं ओजोन छिद्र हो रहा है। लेकिन पूरे विश्व में इसकी जागरूकता को बढ़ाने के लिए, इसके क्षय को कम करने के लिए एक दिवस मनाया गया है, और वो है 16 सितंबर को। हर साल ये विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। साथ ही साथ इसके साथ आप याद रखेंगे इसकी थीम क्या रही है 2024 में, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एडवांसिंग क्लाइमेट एक्शन, PIB इसकी थीम रही है 2024 की। अगला प्रश्न हमारा तीसरा है, चौथा अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया है? तो अखिल भारतीय यानी फोर्थ ऑल इंडिया ऑफिशियल लैंग्वेज, हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज आप जानते हैं कि वो हमारी हिंदी है। लेकिन अगर कभी प्रश्न पूछता है कि नेशनल लैंग्वेज कौन सी है, हमारी नेशनल लैंग्वेज कोई नहीं है। ध्यान रखेंगे, ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। यहां पर अगर कहें कि ऑफिशियल लैंग्वेज राजभाषा सम्मेलन कहां पर हुआ है, तो ये नई दिल्ली में रहा है, और नई दिल्ली में इसका आयोजन 14 से 15 सितंबर को किया गया है, क्योंकि इस राजभाषा को बनाए हुए हमें 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं। तो 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में इसको किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अफ्रीकी देश न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बन गया है? न्यू डेवलपमेंट बैंक आपने कई बार नाम सुना होगा, NDB इसको कहते हैं। और ये जो बैंक है, ये दरअसल ब्रिक्स देश जो हैं, जो कि एक ग्रुप है ब्रिक्स देश, और उन सभी का एक बैंक है न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना 2015 में हुई है। और अगर कहें कि इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, तो संघाई में, चीन में इसका हेडक्वार्टर है, और इसके प्रेसिडेंट फिलहाल जो है वो दिल्मा रूसेफ हैं। अब प्रश्न का उत्तर ले लेते हैं। हमारा उत्तर हो जाएगा, ये जो अभी नया ऐड हुआ है वो बना है अल्जीरिया। अल्जीरिया यहां पर नया देश बना है। अभी जो बातें हमने बताई हैं NDB के बारे में, ये आपका न्यू डेवलपमेंट बैंक का एस्टैब्लिशमेंट होता है 2015 में। हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर आपका संघाई में है, ये भी नोट करिएगा। और प्रेसिडेंट, फिलहाल के प्रेसिडेंट जो हैं वो हमारा दिल्मा रूसेफ हैं, दिल्मा रूसेफ के दिल्मा रूसेफ, ठीक है। तो याद रखेंगे अल्जीरिया। अब अल्जीरिया की लोकेशन देखते हैं। हमारा ये न्यू डेवलपमेंट बैंक आपको अब दिखा दिया गया है, जो कि आपका संघाई चीन में है। और ये देखिएगा चाइनीज भी यहां पर लिखी हुई है, ठीक है, चाइना में है। अब आपको यहां पर जो मैप दिख रहा है, हमने ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट का मैप लिया है, और यहां पर ये रेड कलर में जो आपको दिख रहा है ये अल्जीरिया है। एक बार अल्जीरिया को आउट कर लेते हैं। ये अल्जीरिया का मैप है, और अल्जीरिया की कैपिटल और करेंसी देखें तो अल्जीरियस इसकी कैपिटल है, जबकि अल्जीरियाई दिनार यहां की करेंसी है। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि देखिए कैपिटल और करेंसी जो अक्सर पूछी जाती हैं वो एग्जाम में करंट अफेयर से जो रिलेटेड जो भी देश हैं, जहां पर कोई विशेष कोई घटना घटित हुई है, उन्हीं से अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में 76वें एमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, और एमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं, तो आपको एरिया बताना है, किस फील्ड में दिए जाते हैं वो बताना है। तो हमारा यहां पर राइट आंसर ले लेते हैं। आंसर है हमारा टेलीविजन उद्योग। टेलीविजन उद्योग में मिलता है, और इसमें 3 कैटेगरीज में ये एमी अवार्ड्स बांटे जाते हैं। नंबर 1 है ये आपका ड्रामा सीरीज है, दूसरा कॉमेडी सीरीज है, और ये है एंथोलॉजी सीरीज, जिसकी लिमिटेड और एंथोलॉजी सीरीज कहते हैं। ड्रामा सीरीज में शोगुन जो है वो यहाँ पर वो रहा है, इसका विनर रहा है। कॉमेडीज में हैक्स रहा है। आप बाकी चीजें भी देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और यहाँ पर अगर देखें तो एंथोलॉजी में
जिसको हम लिमिटेड और एंथोलॉजी कहते हैं। इसमें ये हैं आपके जो रहे हैं वो बेबी रेंडीर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ये भी प्रश्न आपका इंपोर्टेंट बन सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, छठवां हमारा प्रश्न है, सुपर टाइफून यागी से प्रभावित देशों की सहायता के लिए भारत द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है। टाइफून आया था, सुपर टाइफून, जिसका नाम था यागी, और इसके लिए जो वहां से प्रभावित देश रहे हैं उन्हीं की सहायता करने के लिए भारत ने ऑपरेशन सद्भावना चलाया है। भारत ऐसे काम अक्सर करता रहता है, ऑपरेशन सद्भावना याद रखेंगे। देश की पहली वंदे मेट्रो ट्रेन, जिसे नाम दिया गया है नमो इंडिया रैपिड रेल, किस राज्य में शुरू की गई है। देश की है, राज्य पूछा जा रहा है तो राज्य याद रखेंगे। यहां पर राज्य हमारा है गुजरात, और गुजरात में ये शुरू की गई है 16 सितंबर को। और जो भारत की पहली वंदे मेट्रो ट्रेन है, एक तो वंदे ये मेट्रो ट्रेन है, पहले जो है वो वंदे भारत रेल चलाई गई थी, इसका नाम जो रखा गया है वो वंदे मेट्रो ट्रेन का नाम है नमो इंडिया रैपिड रेल, याद रखेंगे, गुजरात में चलाई गई है। अगला प्रश्न है, आठवां, राष्ट्रीय अभियंता दिवस, जिसको हम नेशनल इंजीनियर्स डे कहते हैं, 15 सितंबर को किसके सम्मान में मनाया जाता है। तो सम्मान में पूछा जा रहा है, इंजीनियर्स डे हमारा एम विश्वेश्वरैया, इनको आप जानते हैं कि हमारे देश में पहली जो किताब लिखी गई थी, जिसे कहा गया था कि दी प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया, जो प्लानिंग के जनक माने जाते हैं, ये वही व्यक्ति हैं डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया। हालांकि इन्होंने जो किताब प्लानिंग को लेकर के लिखी गई थी, इस पर अंग्रेजों ने ध्यान नहीं दिया, अनसक्सेसफुल वो किताब रही। कहने का मतलब है कि जो प्लानिंग हमारे देश में बनाई जाती थी हर 5 साल के लिए, 5 ईयर प्लान जो बने, योजना आयोग जो बना, उसकी शुरुआत जो है इन्हीं के द्वारा शुरू की गई थी। और इन्होंने एक किताब लिखी थी प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया। इन्हीं के दिवस, जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हर साल 15 सितंबर को नेशनल इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। इस बार का थीम देखिएगा, नेशनल इंजीनियर्स डे 2024 का थीम है इनोवेटिंग फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर, इसका इस बार का थीम रहा है। अगला प्रश्न है, दिल्ली के मुख्यमंत्री की सबसे लंबे समय तक रहने वाली कौन सी व्यक्ति है। मतलब कहने का मतलब यह है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अभी तक के रिकॉर्ड में सबसे लंबे समय तक कौन रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री। तो प्रश्न आपने देख ही लिया है, यहां पर हमारा आंसर जो होगा वो होगा शीला दीक्षित। अब आप कहेंगे कि ये प्रश्न हमने क्यों पूछा है, तो पूछने का कारण यह है कि आप जानते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दिया है और उनकी जगह पर अगला एक और ये वहां की मुख्यमंत्री बनी है, उसके बारे में हमने अगला प्रश्न लिया है, आगे चल करके भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल हमने उन्हीं से संबंधित यहां पर प्रश्न ले लिया है। तो यहां पर शीला दीक्षित जो हैं वो सबसे ज्यादा, अभी तक के रिकॉर्ड में सबसे ज्यादा उनका कार्यकाल रहा है। अब अगर अरविंद केजरीवाल की बात करें तो अरविंद केजरीवाल आप जानते हैं 3 कार्यकाल इनके रहे हैं। और अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाएं भी 3 अब तक, यहां पर 2 रह चुकी हैं, अब तीसरी महिला बन चुकी हैं, आगे प्रश्न में देखेंगे। और आरटीआई के बारे में बात करें जो कि राइट टू इंफॉर्मेशन है, इसके लिए केजरीवाल को 2006 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के बारे में आपने जाना होगा, यह एशिया का नोबल कहा जाता है। अरविंद केजरीवाल को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार आरटीआई के जो योगदान में, आरटीआई जो आजकल एक विधिक अधिकार बना हुआ है, राइट टू इंफॉर्मेशन, इसको अधिकार को दिलाने में इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था। ठीक है, पहले मुख्यमंत्री की यदि बात करें, प्रथम मुख्यमंत्री की, जो कि दिल्ली के प्रथम सीएम वो थे चौधरी ब्रह्म प्रकाश, यहां पर पहले मुख्यमंत्री चौधरी ब्रह्म प्रकाश। और पहली महिला की बात करें तो प्रथम महिला आप जानते हैं वो रही हैं सुषमा स्वराज पहली मुख्यमंत्री रही है महिला। इसके बाद शीला दीक्षित दूसरी रही हैं, तीसरी अभी बनाई गई हैं, उसको हम प्रश्न में देखेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, 10वां हमारा प्रश्न है, हाल ही में खबरों में सुभद्रा योजना किस राज्य से संबंधित है। सुभद्रा योजना आप जानते हैं कि श्री कृष्ण की बहन का नाम भी सुभद्रा था। तो सुभद्रा योजना, जो कि जगन्नाथपुरी में उनका मंदिर भी है, जिसको हम पुरी मंदिर के नाम से जानते हैं, जगन्नाथ मंदिर के नाम से भी जानते हैं, उसमें 3 लोगों की मूर्तियां हैं, काठ की मूर्ति हैं। वो काठ की मूर्ति में एक भगवान जगन्नाथ जो कि श्री कृष्ण की मूर्ति, और दूसरा उनके भाई बलराम, और तीसरा उनकी बहन सुभद्रा। तो ये जो योजना शुरू की गई है ये उड़ीसा में शुरू की गई है, और उड़ीसा में महिलाओं के लिए शुरू की गई है। इसमें हर साल 10,000
रुपए दिए जाएंगे, डेबिट कार्ड की सुविधा मिलेगी और अकाउंट को लिंक कर दिया जाएगा महिलाओं के मेन अकाउंट से, और 10,000 रुपए सालाना महिलाओं को मिलते रहेंगे। ये सुभद्रा योजना उड़ीसा की योजना है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत लोक अदालत की स्थापना की गई थी? ये लोक अदालत का जो प्रश्न हमने यहां पर दिया है उसका कारण ये है कि अभी अभी हाल ही में लोक अदालत लगाई गई थी, और लोक अदालत का आयोजन जो है वो संजीव, एक हमारे जस्टिस हैं, उनकी चेयरमैनशिप में इसको शुरू किया गया था, जिनका नाम है संजीव 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 नाम है उनका, जो कि जस्टिस संजीव, ठीक है, और पूरा नाम उनका जस्टिस संजीव रांता, इनके अगुवाई में इस का अदालत का शुरुआत की गई थी। अब जानते हैं कि इसमें ज़्यादातर वो केस इन्वॉल्व किए जाते हैं जो कि सेटलमेंट बेस्ड होते हैं, उनमें सेटलमेंट हो सकता है। जैसे आप गाड़ी चलाते हैं, आपका चालान कट जाता है, तो आप जेल तो नहीं होगी चालान कटने पर अगर आपने हेलमेट नहीं पहना है या सिग्नल तोड़ा है, लेकिन इसे सेटलमेंट कर दिया जाता है। और इसका उद्देश्य क्या है? ये जो लोक अदालत है इसका उद्देश्य है कि जो बर्डन हमारे न्यायालय में चल रहा है केसेस का, उसको कम करना। तो अभी बात करेंगे, फिलहाल इसका आंसर ले लेते हैं। आंसर हमारा यहां पर बी हो जाएगा, लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट 1987 के तहत इस स्थापना की गई है। फिलहाल इसे एक्ट के थ्रू इसको सेटल किया गया है। इसमें देखिएगा, ट्रैफिक चालान से उनका सेटलमेंट किया जाता है, रेवेन्यू मैटर्स हो, बैंक रिकवरी केसेस हो, मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स हो, लैंड एक्विजिशन केसेस हो, आईपीआर जिसको और हम कंज्यूमर अफेयर्स कहते हैं, और सिविल केसेस हैं, चेक बाउंसेस केसेस हैं, लेबर डिस्प्यूट हैं, या मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स हैं। याद रखेंगे डिवोर्स का केस इसमें नहीं आता है, और डिवोर्स का केस जो है वो कोर्ट में ही होगा। यहां पर ये लोक अदालत की बात कर रहे हैं हम। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे नई दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? जैसा कि हमने आपसे अभी बताया था कि पहली महिला मुख्यमंत्री जो हैं वो आपकी सुषमा स्वराज रही थी दिल्ली की, दूसरी रही हैं शीला दीक्षित, और रिकॉर्ड में सबसे बड़ा जो लंबा कार्यकाल रहा था वो शीला दीक्षित का रहा था। अब तीसरे नंबर की आतिशी सिंह यहां पर अब मुख्यमंत्री बना दी गई हैं। अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दिया है, उनकी जगह पर आतिशी सिंह आप आम आदमी पार्टी से बिलोंग करती थी और साउथ दिल्ली से ये विधायक भी थी और कैबिनेट में शामिल थी। कहते हैं कि विश्वास पात्र थी अरविंद केजरीवाल की, इसीलिए आतिशी सिंह को यहां पर अब नई सीएम बनाया गया है। तो तीसरी महिला है ये ध्यान रखेंगे, तीसरी महिला अब मुख्यमंत्री रही हैं। ठीक है, आगे प्रश्न देखते हैं, भारतीय महिला फुटबॉल टीम के कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द कोच ऑफ इंडियन वुमेन्स फुटबॉल टीम? तो यहां पर 13वां जो है इसका आंसर होगा हमारा संतोष कश्यप। संतोष कश्यप को अब यहां पर बनाया गया है। अगर बात करें कि संतोष कश्यप जो हैं ये किसकी जगह पर बनाए गए हैं, तो उनका नाम था चाओबा की जगह पर, चाओबा देवी की जगह पर इनको अपॉइंट किया गया है और भारतीय महिला फुटबॉल टीम के कोच बनाए गए हैं संतोष कश्यप। अगला प्रश्न देखते हैं, श्री राम इन तमिलगम एन इंस्पिरेबल बॉन्ड, ये जो किताब है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो पहले प्रश्न का आंसर लेते हैं, डॉक्टर डी के हरि एंड डॉक्टर डी के हेमा हरि। तो ये देखिएगा दो लोगों ने मिलकर के लिखी है, डी के हरि और डी के हेमा हरि, और दोनों पति पत्नी हैं, इन्होंने ये मिलकर के ये किताब लिखी है। एक बार किताब का यहाँ पर इमेज देख लीजिए, डॉक्टर हरि और डॉक्टर डी के हेमा हरि। इसमें देखिएगा सारी चीजें जो हैं वो भगवान श्री राम के जन्म से लेकर के पृथ्वी से प्रस्थान इन्होंने किया, यानी शुरुआत से लेकर जन्म से लेकर लास्ट तक का पूरा विवरण दिया गया है, लेकिन वो सब इमेजेस में हैं, केवल और केवल इमेजेस यहां पर दिखाई गई हैं, इमेज फॉर्म में सारा मिलेगा, लिखित में नहीं है। ठीक है, याद रखेंगे किस किताब है। अगला प्रश्न देखिएगा, हैदराबाद मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाने का कारण भी आपको बताएंगे, उससे पहले प्रश्न का आंसर लेते हैं। तो प्रश्न का आंसर है हमारा ऑप्शन बी 17 सितंबर। इसका कारण क्या है तो ये आपको बता दें, कारण देखिएगा, देखते हैं कारण हमारा इसका क्या रहा है। तो देखेंगे 1724 से लेकर 1948 तक यहां पर निजामों का शासन रहा है, और जब हमारा देश आजाद हो रहा था तब ये हैदराबाद ये कह रहा था कि मैं तो अपना एक देश
अलग बनाऊंगा। और आप जानते हैं कि देसी रियासतें हमारे देश में बहुत सारी थी, जिनमें से एक हैदराबाद भी थी। हैदराबाद तो इस प्रबल शक्ति के कारण उसने तो हमारी संविधान सभा में भाग भी नहीं लिया। हैदराबाद ने एग्जाम में, इंडियन पॉलिटी में अक्सर ये प्रश्न पूछता है कि किस जगह ने या किस जगह ने हैदराबाद ने, यानी हैदराबाद ने इंडियन पॉलिटी में या संविधान सभा में भाग ही नहीं लिया था और यह अपना देश अलग बनाना चाहता था। लेकिन देश को एकीकृत करने का काम हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने और उनके सचिव वीपी मेनन ने मिलकर के किया। उन्होंने यहां पर इनकी पिटाई की और ऑपरेशन चलाया जिसका नाम है ऑपरेशन पोलो। और ऑपरेशन पोलो के तहत इस देश को, या कहें कि इस हैदराबाद को हमारे देश में, भारत में मिलाया गया। तो अगर ऐसा न होता तो हमारे देश के कई हिस्से हो जाते। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया और हैदराबाद को मिला लिया गया। इसीलिए अगर समय देखें तो समय है हमारा 17 सितंबर 1948। इसीलिए मुक्ति दिवस भी मनाया जाता है 17 सितंबर को। कहां पर? निजामों से मुक्ति और देश में मिलने की प्रबल शक्ति। देखेंगे अगला प्रश्न, किस देश ने एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है? यहां पर एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है वो है हमारा राइट आंसर भारत। भारत ने ये जीता है तो आंसर हो जाएगा ए। आयोजन अगर देखें तो इसका आयोजन चीन में हुआ है, चाइना में इसका आयोजन हुआ है। दूसरी बार अगर बात करें कि भारत कितनी बार अब तक जीत चुका है, तो 5 बार भारत जीत चुका है। पहली बार 2011 में जीता है, दूसरी बार 2016 में, तीसरी बार 2018 में और चौथी बार 2023 में और पांचवी बार 2024 में इसको जीता है। भारत ने जीता है इसको। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय यानी एमपी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और नियुक्त किया गया है किसको? नियुक्त किसको किया गया है? तो यहां पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिनका नाम है जस्टिस सुरेश कुमार कैथ। जस्टिस सुरेश कुमार कैथ हमारा 17 का आंसर होगा। इनको चीफ जस्टिस बनाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, सितंबर 2024 में तूफान बोरिस से कौन सा महाद्वीप प्रभावित हुआ है? तूफान बोरिस से प्रभावित तो हमारा यूरोप रहा है, तो आंसर है यूरोप। अगर पूछ ले आपसे, तूफान चूंकि अभी अभी कुछ ही समय पहले आया था और उसने एक देश को प्रभावित किया है, वेवेनका। तूफान वेवेनका उसने प्रभावित किया है चीन को, ये भी याद रखेंगे क्योंकि अभी कुछ ही समय पहले हमने आपको ये पढ़ाया भी था। वेवेनका चीन को प्रभावित करने वाला तूफान था, जबकि यहां पर बोरिस ने यूरोप को प्रभावित किया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर में वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 का आयोजन किया जा रहा है? तो 2024 का जो आयोजन है वो नई दिल्ली में हो रहा है। आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, नई दिल्ली। ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो फूड प्रोसेसिंग जो इंडस्ट्रीज हैं उनमें इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना इसका उद्देश्य है। नई दिल्ली में इसका आयोजन रहा है। अगला प्रश्न हमारा देखिएगा, 20वां प्रश्न है हमारा, हाल ही में बंदरगाह नौवाहन और जलमार्ग मंत्रालय, जिसे हम कहते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स एंड शिपिंग एंड वाटरवेज के द्वारा किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो अपने मंत्रालय ने जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है वो मनु भाकर को बनाया है। मनु भाकर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं 21वां। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 21वां हमारा प्रश्न क्या है, भारत के किस राज्य में मेलबर्न विश्वविद्यालय का पहला केंद्र ऑस्ट्रेलिया में खोला गया है? भारत के किस राज्य में मेलबर्न विश्वविद्यालय का पहला केंद्र ऑस्ट्रेलिया में खोला गया है? दरअसल प्रश्न एक बार फिर से हम इसको करेक्ट कर देते हैं। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज फर्स्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न ओपन इन ऑस्ट्रेलिया? दरअसल ये प्रश्न देखिएगा, ऑस्ट्रेलिया की एक यूनिवर्सिटी है और जिसका नाम है मेलबर्न यूनिवर्सिटी, ऑस्ट्रेलिया की। प्रश्न इसको ठीक कर लीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी है जिसे हम मेलबर्न यूनिवर्सिटी कहते हैं और इसका केंद्र स्थापित किया गया है। और केंद्र कहां पर स्थापित हुआ है? तो ये प्रश्न हमारा होगा नई दिल्ली में स्थापित हुआ है। आंसर याद रखिएगा, नई दिल्ली में मेलबर्न विश्वविद्यालय का पहला केंद्र
जो कि ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी है। इसका केंद्र हमारा नई दिल्ली में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट कौन बनी है? पहली महिला पायलट जो है वो मोहना सिंह है, फ्लाइट लेफ्टिनेंट मोहना सिंह। तेजस लड़ाकू को उड़ाने वाली पहली महिला, बहुत ही खतरनाक एक लड़ाकू विमान है जिसको उड़ाने का श्रेय जो है मोहना जाता है, पहली महिला बनी है। वन नेशन वन इलेक्शन को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? दरअसल ये हमने प्रश्न इस बार आपसे दूसरी बार पूछा है। वो कारण क्या है कि पहले हमने पूछा था कि वन नेशन वन इलेक्शन के कैबिनेट जो ये बने हैं, ये समिति बनी है, इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, अध्यक्षता कौन करेंगे? तो उसका आंसर था रामनाथ कोविंद। और वहीं पर दोबारा से इस प्रश्न को इसलिए लिया है क्योंकि एग्जाम में ये प्रश्न बन सकता है, क्योंकि अब इसको कंप्लीट कर लिया गया है और कैबिनेट ने इसे मंजूरी भी दे दी। तो रामनाथ कोविंद इसके अध्यक्ष बने थे। वन नेशन वन इलेक्शन का उद्देश्य है कि आप जानते हैं कि हर राज्य में विधायिका यानी जो विधायकों के इलेक्शंस होते हैं या विधान परिषद के इलेक्शंस होते हैं, जो कि राज्य की विधानमंडल जो है इसका इलेक्शन अलग होता है और केंद्र की लोकसभा और राज्यसभा का, लोकसभा का जो इलेक्शन होता है आप लोगों के द्वारा जो चुनाव किया जाता है, ये भी एक अलग समय पर होता है। इससे हमारे देश में देश का खर्चा बढ़ता है, मैन पावर ज्यादा इस्तेमाल होती है, डिस्टर्बेंस ज्यादा होता है। इसलिए देश चाहता है कि खर्चे को कम किया जाए, पूरा एक साथ पूरे देश में इलेक्शन करवा दिया जाए। जब आप बटन दबाने जाते हैं किसी विधायक का, उसी समय पर एक सांसद का भी बटन दबा सकें। इससे समय की बचत होगी, इससे पैसे की बचत होगी, मैन पावर की बचत होगी। बहुत ही अच्छी स्कीम ये रहेगी। वन नेशन वन इलेक्शन, रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में इस कमेटी को बनाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा, जाफर हसन को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? जाफर हसन, 24वां प्रश्न जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा। जाफर हसन जो है वो जॉर्डन के यहां पर प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है, 23वें राष्ट्रमंडल खेलों यानी जो कि 2026 की मेजबानी कौन करेगा? 23वें नंबर के रहेंगे, 2026 में रहेंगे। कॉमनवेल्थ गेम्स जो है इसकी मेजबानी कौन करेगा? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, स्कॉटलैंड इसकी मेजबानी करेगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे, स्कॉटलैंड में 2026 में इसकी मेजबानी होगी। अगर सब कुछ ठीक रहा तो यहीं होगी, अगर सब कुछ ठीक नहीं रहा तो फिर करंट अफेयर का सवाल फिर से बनेगा कि पहले मेजबानी स्कॉटलैंड में होने वाली थी, लेकिन अब इसे बदल कर कहां कर दिया गया। इस प्रकार के प्रश्न बनते, फिलहाल आप याद रखेंगे कि कहां पर है, स्कॉटलैंड। अगला प्रश्न है, किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को श्रीराम फाइनेंसर का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? यानी श्रीराम फाइनेंस जो है उसका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, तो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है राहुल द्रविड़ को। राहुल द्रविड़ ब्रांड एम्बेसडर बने हैं श्रीराम फाइनेंस। अगला प्रश्न है, टाइम ट्रेवल्स द्वारा यूनेस्को की किस साइट को एशिया में सबसे अधिक फोटोजेनिक यूनेस्को साइट घोषित किया गया है? फोटोजेनिक एक साइट बनी है, बहुत ही प्यारे फोटो यहाँ पर आते हैं और कहने का मतलब यह है कि अधिकतर लोगों की चॉइस बनी हुई है। टाइम ट्रेवल्स के द्वारा यूनेस्को की साइट जो है उसका नाम है अंकोर वाट। तो अंकोर वाट को यहाँ पर बनाया गया है, अंकोर वाट को घोषित किया गया है कि ये फोटोजेनिक आपकी क्या है। अगला प्रश्न हमारा देखिएगा, हर साल विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है? हर साल विश्व बांस दिवस जो बॉम्बो डे है वो मनाया जाता है हमारा 18 सितंबर को। राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा, 18 सितंबर। अगला प्रश्न देखिएगा, विश्व अल्जाइमर दिवस 2024 का थीम क्या है? तो देखिए अल्जाइमर जो है एक बीमारी है और उसका पहले थीम आपको बता देते हैं। थीम हमारा 29 प्रश्न है, इसका थीम होगा टाइम टू एक्ट ऑन डेमेंशिया, टाइम टू एक्ट ऑफ ये अल्जाइमर जो है, अल्जाइमर जो बोलते हैं इसको, अल्जाइमर जो बीमारी है ये दरअसल क्या होती है, बुढ़ापे में ये रोग हो जाता है। इसमें याददाश्त कम होने लगती है और साथ ही साथ सोचने की जो क्षमता है वो भी कम हो जाती है। इसी से जागरूक करने के लिए विश्व अल्जाइमर दिवस हर साल 21 सितंबर को मनाया जाता है। और 21 सितंबर के साथ साथ ध्यान रखना है कि इसका थीम जो रखा गया है 2024 का
टाइम टू एक्ट ऑन डेमेंशिया, ये रखा गया। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का खिताब किसका है? मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का खिताब 2024 का जो खिताब जीता है वो ध्रुवी पटेल, ऑप्शन बी यहां पर राइट होगा। एक बार ध्रुवी पटेल का यहां पर पिक्चर आपको दिखा देते हैं। दरअसल इन्होंने, ध्रुवी पटेल जो है वो 2022 में भी मिस इंडिया का खिताब इन्होंने जीता था। ठीक है, इस बार इन्होंने दोबारा से एक और खिताब जीता है, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड। ठीक है, ये आपको यहां पर हमने इमेज दिखा दी है। बीच में अगर आप देख रहे हैं, ये बीच में तो पहले भी मिल चुका है और फिर से मिला है। अगला प्रश्न है, 6वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक, यानी जिसमें बोलते हैं स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स, SFSI में पहले स्थान पर कौन रहा है? तो इस बार 6वें नंबर का है, याद रखेंगे यहां पर केरला हमारा आंसर सही होगा, केरल। लगातार अगर कहें तो दूसरी बार, सेकंड टाइम दूसरी बार लगातार रहा है, दूसरी बार। अगर पहला तो आपको पता चली गया, केरला हो गया है। ये तमिलनाडु जो है वो सेकंड नंबर पर रहा है और जम्मू एंड कश्मीर यहां पर थर्ड नंबर पर रहा है। 31 आपका प्रश्न हो गया है। 32 प्रश्न देखते हैं, किस टीम ने घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता दलीप ट्रॉफी 2024 का खिताब जीता है? अक्सर दलीप ट्रॉफी का नाम आता है और ये क्रिकेट प्रतियोगिता से संबंधित है। एक फैक्ट तो आपको ये याद रखना है, क्रिकेट से संबंधित है दलीप ट्रॉफी और इसे जीतने वाली है हमारी इंडिया ए टीम ने इसे जीता है 2024 की ट्रॉफी को। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसे सितंबर 2024 में श्रीलंका के 9वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? श्रीलंका के 9वें राष्ट्रपति बताना है। 9वें राष्ट्रपति की बात है यहां पर, और 9वें राष्ट्रपति हमारे, क्योंकि हमारा क्वेश्चन नंबर है, का आंसर होगा सी अनुराग कुमार दिशानायके। अनुराग कुमार दिशानायके ये कि 24वें नंबर के राष्ट्रपति बने हैं। और वहां पर प्रधानमंत्री का भी चुनाव हुआ है, प्रधानमंत्री का प्रश्न आगे लेंगे। इस यूनिवर्स इंडिया 2024 का एक मिस, अभी हमने जो बताया यहां पर, अब अगला प्रश्न जो है वो मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब पूछा जा रहा है। यहां पर आंसर याद रखेंगे, रिया सिंघा यहां पर राइट आंसर होगा। 34 का रिया सिंघा का पिक्चर आप ये देख सकते हैं, रिया सिंघा। अब अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस अभिनेता को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा भारतीय फिल्म उद्योग में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना है और ये हमारे जो पुरस्कार जीतने वाले हैं चिरंजीवी हैं। अक्सर इनकी प्रश्न आपने, वो फिल्में आपने देखी होंगी, ये चिरंजीवी हैं, काफी मूवी आ चुकी हैं। 36 प्रश्न हमारा है, महाराष्ट्र के पुणे अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो पुणे का जो हवाई अड्डा है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ पुणे, उसका नाम बदल दिया गया है और पुणे का नाम बदल करके रखा गया है यहां पर, और वो है हमारा ऑप्शन सी, जिसमें संत तुकाराम महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहां पर कर दिया गया है, जगत गुरु संत तुकाराम महाराज। और ये, क्योंकि आपको ये याद रखना है कि 17वीं शताब्दी के समय पर ये बहुत ही बड़े महाराष्ट्र के संत कवि रहे हैं, उन्हीं के बारे में जिक्र किया गया है। हिस्टोरिकल में आपने कई बार इनके बारे में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो हमारे साथ जुड़ जाइएगा, पढ़ा देंगे आपको इंडियन हिस्ट्री में। अगला प्रश्न है 37, भारत हर साल किस दिन अंत्योदय दिवस मनाता है? भारत किस साल हर वर्ष जो है अंत्योदय दिवस कब मनाता है? यहां पर प्रश्न का आंसर लेते हैं, 25 सितंबर को मनाता है। और अंत्योदय की यदि बात करें तो इसका मतलब होता है सबसे कमजोर जो व्यक्ति है, कमजोर व्यक्ति का उत्थान, इसका मतलब होता है अंत्योदय। पंडित दीनदयाल उपाध्याय से संबंधित है। अगला प्रश्न है, 25वां आईफा पुरस्कार समारोह कहां आयोजित किया जाएगा? 25वां कहां पर किया जाएगा? तो यहां पर हमारा राइट आंसर है जयपुर में इसका आयोजन होगा। 25वां आईफा अवार्ड का सभी बॉलीवुड के अभिनेता सब वहां पहुंच जाएंगे जयपुर में। अगला प्रश्न 39 में देखते हैं क्या है, सितंबर 2024 में श्रीलंका के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अभी आपने राष्ट्रपति का नाम देखा जिनका नाम था अनुराग कुमार दिशानायके। अब यहां पर प्रधानमंत्री भी देखिएगा, प्रधानमंत्री हमारे यहां पर बनी है हरणी अमर सूर्या। हरणी अमर सूर्या यहां पर महिला प्रधानमंत्री बनी है।
सितंबर में, यानी अभी, और वो श्रीलंका की प्रधानमंत्री बनी है। अगर बात करें कि पहली प्रधानमंत्री श्रीलंका की कौन रही हैं, तो आपने हमारी अगर ज्योग्राफी की क्लासेस, वर्ल्ड मैप की क्लासेस फॉलो की हैं, जब हमने आपको श्रीलंका के बारे में पढ़ाया था उसी में ये प्रश्न भी करवाए थे। वहां पर उनका नाम फिर से आपको बता देते हैं, सिरिमावो 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 भंडार नायके। वो पूरे श्रीलंका की ही नहीं, विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री थी भंडार नायके, और ये 1960 के दशक में बनी है। ये भी याद रखेंगे, सिरिमावो भंडार नायके विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री रही हैं। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी रही हैं। इंदिरा गांधी से पहले भी ये रह चुकी हैं सिरिमावो भंडार नायके श्रीलंका की। तो विश्व में इनका रिकॉर्ड है, विश्व में इनका रिकॉर्ड है। फिलहाल ये जो बनी है, इनका नाम याद रखेंगे, हरडी अमर सूर्या। ठीक है, आपसे दोनों प्रश्न पूछ सकता है। यहां पर अगर हरडी अमर सूर्या का नाम पूछ रहा है तो करंट अफेयर का है, और सिरिमावो भंडार नायके का नाम पूछ रहा है तो वो स्टैटिक का पोर्शन है। ध्यान रखेंगे इस प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा 40वां क्या है, विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस जो मनता है वो 26 सितंबर को हर साल मनाया जाता है, 26 सितंबर को। अगला प्रश्न हमारा है, विश्व पर्यटन दिवस 2024, विश्व पर्यटन दिवस 2024 की क्या रही है? तो थीम रही है टूरिज्म एंड पीस। और अगर बात करें कि ये कब मनाया जाता है, तो 27 सितंबर को ये हर वर्ष मनाया जाता है। यहाँ पर आप जानते हैं कि हमने 41 प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं, और हमने इस आज के लेक्चर में पिछले 15 दिनों का कवर किया है। क्यों किया है? ये इमरजेंसी कारण था, किसी व्यक्तिगत कारण से हम पिछला क्लास संडे को नहीं ले पाए थे, कि हमने पुराने 7 दिन और ये वाले 7 दिन दोनों को कवर यहाँ पर कर दिया है। 41 प्रश्न हमने यहाँ पर कवर किए हैं। अगर आपको कोई डाउट है या कुछ पूछना चाहते हैं या सुझाव देना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम, आप कमेंट करिएगा, हम आपके कमेंट का जवाब जरूर देंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर लेक्चर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक भी कर और अपने फ्रेंड्स के साथ में जरूर शेयर। इसके अलावा आप हमसे जुड़ सकते हैं टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर। टेलीग्राम पर जुड़ने का फायदा ये होगा कि आपको डेली करंट अफेयर क्विज फॉर्म में मिलता रहेगा, और इस लेक्चर का जो पीडीएफ है वो भी हम आपको टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड करा देंगे। इसके अलावा वहां पर और भी अदर नोटिफिकेशंस भी आपको मिलते रहते हैं। जुड़ने के लिए हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है टेलीग्राम का, क्लिक करिए और ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम के अलावा फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, उससे भी आप जरूर जुड़िए। आगे बात करते हैं भाई, आप हमारे साथ इस लेक्चर के लास्ट तक बने रहें, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में अच्छी सी इंफॉर्मेशन के साथ में। आपके सहयोग और धैर्य के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।